हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर 7 में। मॉडर्न हिस्ट्री के 7 लेक्चर हो चुके हैं और ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी सीरीज मैं चला रहा हूं। इसमें आप ये जो लेक्चर है आपका 7वां लेक्चर होगा। तो 7वें लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किन संस्थानों या पत्रिका की स्थापना करी। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो क्वेश्चन है, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किन संस्थानों की स्थापना करी। टोल्स्टॉय फोरम, नटाल, इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन या ऑल ऑफ दीज। तो जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो उस समय गांधी जी ने इन तीनों ही संस्थानों की, तीनों ही डिपार्टमेंट से उसकी इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो गांधी जी ने वहां रहकर कैसे क्या क्या काम करा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे गांधी जी 1892 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो जो भारतीय रहा करते थे अफ्रीका के अंदर, उनकी गिरती हुई स्थिति को देखकर और जो प्रजाति भेदभाव उनके साथ किया जाता था उससे बहुत दुखी होते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो काले दक्षिण अफ्रीकी थे या फिर जो भारतीय थे उनको मत देने का, वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था। और रात के 9 बजे के बाद जो है भारतीय हों चाहे काले अफ्रीकी लोग हो, वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। और इन्हीं सबसे निजात पाने के लिए और सभी भारतीयों को उनका अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी और एक इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी, एक मैगजीन को भी स्टार्ट किया। इसके अलावा गांधी जी ने 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। गांधी जी ने, एग्जाम में कई बार आ जाता है, गांधी जी ने सबसे पहले अपने सत्याग्रह का इस्तेमाल कहा गया तो अफ्रीका के अंदर किया। और इसी सत्याग्रह आंदोलन के समय गांधी जी ने एक छोटा सा फर्म भी बनाया जिस फर्म का नाम था टोल्स्टॉय। ठीक है, तो गांधी जी ने टोल्स्टॉय फर्म को किस आंदोलन के दौरान बनाया? सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। कहाँ बनाया? अफ्रीका में बनाया। इसके बाद एक सिस्टम और वहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ था, पोल टैक्स। एग्जाम में बहुत आता है पोल टैक्स। तो पोल टैक्स क्या था कि अफ्रीका में रह रहे जो भारतीय थे उनका, जिनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था, जो माइग्रेंट लेबर्स थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट वहां रहने का समाप्त हो चुका था और उन्होंने फिर भी दक्षिण अफ्रीका को नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर वहां की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 3 पाउंड का टैक्स लगा दिया। कितना लगा दिया? 3 पाउंड का टैक्स। और उस समय उनकी मासिक जो आय थी, मंथली इनकम 10 शिलिंग के आसपास की हुआ करती थी। आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि आपके पास 10 पैसे का आपकी इनकम है और आपके ऊपर 3 रुपए के आसपास का टैक्स लगा दिया जाए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था अफ्रीका का, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो मैरिजेस हुई थी अफ्रीका के अंदर, और सभी मैरिजेस जो क्रिश्चियन मेथड के आधार पर नहीं की गई थी, उन सभी मैरिजेस को अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित किए जाने से जो भारतीय महिला का अपमान समझा गया, इसके अलावा जो उनसे उत्पन्न संतान हुई थी उनको भी अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने उनके अधिकार को दिलाने के लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। तो हमारा क्वेश्चन था कि अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किन किन संस्थानों में पत्रिकाओं की स्थापना करी। तो टोल्स्टॉय फॉर्म भी बनाया, इंडियन नटाल कांग्रेस भी बनाई और इंडियन ओपिनियन मैगजीन को भी इन्होंने चलाया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में गांधी जी ने और क्या काम करा भाई? तो असहयोग आंदोलन के समय कई स्थानीय आंदोलन हुए। सॉरी, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया नहीं गया था? ठीक है, एका मूवमेंट, मोपला, सिख या ऑल ऑफ दिस। सो ये होगा आपका नन ऑफ दीज। लास्ट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक, तो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा मूवमेंट नहीं चलाया गया था? भाई एका मूवमेंट, मोपला और सिख, तीनों के तीनों चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो कैसे चला जा रहे थे अभी देखते हैं। तो असहयोग जो मूवमेंट आपका चल रहा था, असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था, इसके समय कई स्थानीय आंदोलन भी भारत में अलग अलग जगहों पर चल रहे थे, जो कि 1920 के आसपास की ही बात है। इसमें दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और इस नागपुर अधिवेशन में जहां असहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास किया जाता है। असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू होने से पहली बार हिंदू और मुस्लिम, देखिए हुआ क्या, 1940 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटेन की सरकार जो होती है वो तुर्की का जो खलीफा का पोस्ट है उसको खत्म कर देती है। तो भारत में उसके खिलाफ एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है अंग्रेजों के खिलाफ, तुर्की के खलीफा को उसकी पोस्ट दिलाने के लिए खिलाफत मूवमेंट। और इसे खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जो है गांधी जी को बनाया जाता है। और गांधी जी भारत में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग और खिलाफत जब दोनों एक साथ शुरू होते हैं तो पहली बार भारत के किसी भी एक मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आते हैं और पहली बार किसी जन आंदोलन का, किसी बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदुओं के अलावा जो
कृषि वर्ग था, जो फार्मर्स थे, शहरी वर्ग था, ग्रामीण थे, दस्तकार थे, बुद्धिजीवी थे, छात्र थे, बूढ़े लोग थे, व्यापारी वर्ग था, व्यवसायी वर्ग था, कर्मचारी थे, पुरुष और महिला, सभी ने आकर एक साथ साथ दिया। इसके अलावा आंदोलन के समय कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें नेशनल कॉलेज ऑफ कोलकाता, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ। ठीक है, ये 3 नाम आपके सामने आते हैं। ये एनसीए मूवमेंट के दौरान जो नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, उनमें से कौन सा है? तो इसमें 3 आपके सामने आएंगे, नेशनल कॉलेज ऑफ कोलकाता, जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में स्वराज पार्टी का गठन किस घटना के बाद हुआ? भारत के अंदर स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी वो किस घटना के बाद बनाई गई? इसके अलावा इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, ये पूछा जा रहा है। इसके फाउंडर मेंबर कौन है? तो भारत में जो स्वराज पार्टी है ये 1923 में बनाई जाती है, 1923 में बनाई जाती है। और उसके फाउंडर जो थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ये फाउंडर मेंबर बनते हैं इसके। और क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किस घटना के बाद होता है? तो भारत के अंदर असहयोग मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिस कारण से असहयोग के आंदोलन को एकदम से बंद कर दिया जाता है, जिस कारण से जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं ये कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। चलिए जान लेते हैं इस घटना के बारे में थोड़ा सा। मोतीलाल नेहरू ने जैसे ही, ठीक देखिए, 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चोराचोरी गांव में पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में मुठभेड़ होती है। और इस मुठभेड़ में 22 पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर आग लगाकर जला दिया जाता है। इस घटना से, ये घटना जब गांधी जी को पता लगती है तो गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद में जो आंदोलन चल रहा था उसको वापस लेने की तुरंत से क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। इस घोषणा के बाद में जो सी आर दास होते हैं और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो गांधी जी से काफी खफा हो जाते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के विचारों को समझ नहीं पाते हैं, और एकदम से इतना बड़ा आंदोलन वापस कैसे ले लिया। यही कारण था कि समाप्ति के बाद में एक नई पार्टी बनाई जाती है। गांधी जी जैसे ही आंदोलन को वापस लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में भेज देती है, जिससे असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से थम जाता है। और ठीक इसी समय दिसंबर 1922 के अंदर कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, और उस गया अधिवेशन के दौरान जो सी आर दास होते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र दे देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं, और दोनों ही एक नई पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जो कि 1923 के अंदर स्टैब्लिश की जाती है। सी आर दास पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं और मोतीलाल नेहरू को सचिव चुना जाता है। इसके अलावा ठीक अगले साल चुनाव होते हैं आपके 1924 के अंदर, सॉरी इसके बाद स्वराज पार्टी जो होती है 1923 के जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतती है, और पहली बार जो प्रांत लेवल होता है, प्रोविंस लेवल होता है, उस पर क्या करती है, सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे? भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती हैं ये किस समय शुरू होती हैं? तो भारत में जो उग्रवादी नेता थे वो 1905 के आसपास आ जाते हैं, और उग्रवादी विचारधारा ही थी कि आगे जाके क्रांतिकारी विचारधारा में बदल जाती है। तो मेनली कारण पूछा जा रहा है इसमें, क्रांतिकारी गतिविधियां जो होती हैं मेनली किस जो एक्शन होता है उसके बाद शुरू होती हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं आपकी, वो आपका जो असहयोग आंदोलन होता है इसके बाद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी एकदम से वापस ले लेते हैं, तो जो लोग होते हैं गांधी जी का जो अहिंसा की नीति थी उस पर विश्वास उठ जाता है, और अब ये सोचने लगते हैं कि अगर हमें अभी आज़ादी चाहिए या सत्ता चाहिए तो अब हमें चीज़ें मांगने से नहीं मिलेगी, हमें चीज़ों को छीनना होगा। और इसी छीनने का जो सीक्वेंस चला इसी को हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या क्रांतिकारी गतिविधियां कह के बुलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का दमन किया गया था स्टार्टिंग में क्रांतिकारियों का, जिसे इसके बाद में गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत से लोग गांधी जी से असंतुष्ट हो गए थे, गांधी जी के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने सोचा कि अब स्वतंत्रता जो है हिंसात्मक तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है, हिंसा से ही करी जा सकती है, और यही वायलेंस की जो पॉलिसी है क्रांतिकारियों ने अडॉप्ट करी। इसके अलावा क्रांतिकारी विचारधारा के प्रमुख नेताओं की बात करें तो सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा और जतिन दास, ये ऐसे नाम हैं जो आपके फेमस क्रांतिकारी विचारधाराओं के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसी क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर्गत एक नई पार्टी बनी, इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी यानी एचआरए पार्टी। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो आपकी एचआरए पार्टी है इसकी स्थापना कब की जाती है? 1924 में की जाती है। कहाँ की जाती है? तो आप बताएंगे कानपुर के अंदर की जाती है। और आपकी 1925 के अंदर एक इंसिडेंट होता है, घटना होती है, जिस घटना को हम बोलते हैं काकोरी
रेल रोबरी या काकोरी कांड। काकोरी कांड जो होता है, इस कांड को कौन सी पार्टी अंजाम देती है? तो काकोरी कांड को 1925 में जो आपकी एचआरए पार्टी होती है, इसी पार्टी के द्वारा काकोरी रेल रोबरी की जाती है। तो काकोरी रेल रूट जो है एचआरए पार्टी के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है, एचआरए पार्टी ही इसको अंजाम देती है। इसके अलावा इस लूट में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, इन सबको काकोरी कांड के बाद में पकड़कर फांसी दे दी जाती है, और जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो यहाँ से बच निकलते हैं। उसके बाद ये दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से लाहौर चले जाते हैं, और वहाँ उनकी मुलाकात भगत सिंह से होती है। तो भगत सिंह से होने के बाद में जो एचआरए पार्टी थी, अब इस पार्टी का नया नाम चेंज करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए पार्टी, नई पार्टी बनाई जाती है। इस पार्टी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की जाती है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्टी के फाउंडर मेंबर बनते हैं। और यही पार्टी जो होती है 1928 में जो सांडर्स हत्याकांड होता है, इस कांड में अपनी इन्वॉल्वमेंट को दर्ज कराती है। तो एचएसआरए पार्टी जो होती है, जो शेर पंजाब होते हैं, जिनको हम लाला लाजपत राय को हम शेर पंजाब यानी लाइन ऑफ शेर के नाम से भी जाने जाते हैं, लाइन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है इनको। सैमन कमीशन के दौरान सिर पे चोट लगने से उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को जो सांडर्स होते हैं, जिनके कहने पर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उसको लाहौर के अंदर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और इसी हत्याकांड, यही लाहौर कॉन्स्पिरेसी होता है, जिसके कारण सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा और क्या काम होते हैं भाई? केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, ये भी क्रांतिकारी गतिविधि का ही एक चरण था। अप्रैल 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल को लाया जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब यही था कि जो भी क्रांतिकारी भारत के अंदर हैं, जो कि अनार्जिकल तत्व हैं भारत के अंदर, उनको भारत के बाहर डिपोर्ट कर दिया जाए, जिससे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। और इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा होती है, इसमें बम फेंकते हैं और बोलते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और यही कारण था कि इसके बाद ये अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भगत सिंह, सुखदेव के ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जाता है, और फाइनली 23 मार्च 1931 को भारत के वीर सपूत को फांसी पे लटका दिया जाता है। इससे पहले ठीक फरवरी के अंदर, जो कि मार्च में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है, ठीक से एक महीने पहले फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद और पुलिस के बीच में एक मुठभेड़ होती है, और इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मारे जाते हैं। इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों का अगर क्रम देखें तो 1930 के अंदर चटगांव शस्त्रागार लूट होती है, आर्मोरी रोबरी होती है चटगांव के अंदर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इस रोबरी को जो अंजाम देते हैं वो देते हैं सूर्य सेन, जो कि चटगांव के अंदर एक टीचर भी हुआ करते थे, और वहाँ के लोग सब उन्हें मास्टरदा के नाम से बुलाते थे। और यही जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों के नायक भी बनते हैं। और चटगांव के जो शस्त्र होते हैं, शस्त्रागार जो होती है, आर्मोरी रोबरी जो होती है, उसमें सबसे अलग से नाम उभर के आता है। इसके बाद में अप्रैल 1930 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जो सूर्य सेन होते हैं, उस शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते हैं, और इस लूट के बाद में अंग्रेजी सरकार इनको पकड़ लेती है 33 में, और 1934 में सूर्य सेन को फांसी पे लटका दिया जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान भगत सिंह ने 1926 में एक नई पार्टी और बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था नौजवान सभा। तो एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि नौजवान सभा के फाउंडर कौन है? तो नौजवान सभा के जो फाउंडर है वो हैं आपके भगत सिंह। तो ये कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो कि 1920 के बाद चालू होती हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 से 1928 के बीच इतिहास में घटित गतिविधियां निम्नलिखित में से हैं, यानी 1925 से 28 के बीच में कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं? तो नेहरू रिपोर्ट आई भाई, 1928 के अंदर आई है। साइमन कमीशन, ये भी 28 में आया है, ये भी 28 में आया है। दांडी मार्च, ये आपका 1930 के आसपास होता है। और लखनऊ पैठ, ये 32 में होता है, ठीक है, ये 32 में होता है। तो हमें इसके बीच की गतिविधियां देखनी है यहाँ पर कौन कौन सी हैं, और बाकी इन सभी के बारे में हम एक बार पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट है आपकी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 15 नवंबर 1928 को राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद द्वारा सांडर्स को गोली मार दी जाती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो 1928 में तत्कालीन जो आपके भारत सचिव होते हैं, लॉर्ड बर्किन हेड, ये भारतीयों को क्या कहते हैं, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती देते हैं। और उन्हीं को चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस के जो आपके सीनियर लीडर होते हैं मोतीलाल नेहरू, वो एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। और वो जो मोतीलाल नेहरू जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, वही आपकी पहली संविधान सभा या पहला संविधान का एक हिस्सा बनके या संविधान का प्रारूप बना के रेडी करते हैं। और वही रिपोर्ट आपकी नेहरू रिपोर्ट के नाम से फेमस होती है। तो क्या थी ये नेहरू रिपोर्ट? इसके अंदर क्या क्या था? तो देख लें। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश करी।
इसमें सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस दिए जाने की मांग की गई कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। इसके अलावा जो लीग थी, मौलिक अधिकारों के बारे में इसमें चर्चा किया गया था। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग था, लीग यानी मुस्लिम लीग, उसने नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए अपनी 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की और मुस्लिम लीग के उस समय लीडर मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। इसके अलावा तो अगर आपसे पूछें यहाँ से तो ये 1950 से 1928 के बीच में क्या क्या हुआ, तो हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1928 के अंदर आता है। 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष के बाद में इस कानून में सुधार किया जाएगा, पर इसी 10 वर्ष के जब पूरे हो जाते हैं आपके, तो 1928 में कमीशन लाया जाता है और इसी के आधार पर जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत में आता है और 1927 में इसको ब्रिटेन में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और ये एक लॉ कमीशन भी था आपका, ठीक है। साइमन कमीशन एक लॉ कमीशन भी था। तो एग्जाम में बहुत बार आ सकता है इस चीज़ को कि साइमन कमीशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो नाम क्या है आपका, लॉ कमीशन है। इस कमीशन के जो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, 7 मेंबर कौन थे भाई, अंग्रेज थे। और यही कारण था इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और जिसका विरोध जो है लाला लाजपत राय करते हैं। और जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर पहुंचते के साथ ही लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं और गो बैक साइमन या बैक टू साइमन का नारा लगाते हैं। और इसे गो बैक साइमन के दौरान जो सैंडर्स होते हैं वो लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की सिर पर लाठी पड़ने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसी डेथ का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव होते हैं वो सैंडर्स को गोली मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के पीछे क्या कारण थे। नंबर 1, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली मैनिफेस्टो, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर का घोषणा पत्र, नेहरू रिपोर्ट या दांडी मार्च। तो इसका आंसर है आपका दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये मेन कारण इसका दांडी मार्च था। पर हम जितने भी इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर सभी के बारे में यहाँ पढ़ें। सबसे पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देख लेते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1928 में होता है। ये आपका लाहौर जो नेहरू रिपोर्ट होता है, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ही ये सेशन को स्टेब्लिश किया जाता है। और पहली बार इसी रिपोर्ट में या पहले इसी सेशन में कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वतंत्रता का नारा देती है। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया सबसे पहले। और अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इस समय, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हुए प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है भाई। तो पहली बार हमने अपना इंडिपेंडेंस डे या फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो आंसर आएगा आपका 26 जनवरी 1930 को। या आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था, तो आप बताएंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। तो गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी कुछ मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो मांगे रखी थी उसमें सबसे पहली मांग थी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। दूसरा था नमक जो कर था, जो आपका जो सोल्ट टैक्स था, इसको समाप्त कर दिया जाए। और ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ को मानने से अनएक्सेप्ट कर दिया था कि वो चीज़ को नहीं मानेंगे। और यही कारण था कि गांधी जी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया, जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलाया जाता है। गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी के लिए साबरमती से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और उस समय उनके साथ में उनके 78 फॉलोवर होते हैं और इन फॉलोवर्स में वुमेन भी होती है, ठीक है। इन फॉलोवर में कौन होता है, वुमेन भी होती है। ये यात्रा 24 दिन चलती है, जिसमें वो 24 मील का सफर तय करते हैं और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी हम बात कर ही रहे थे, तो गांधी जी द्वारा एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया जाता है, जिसके तुरंत बाद भारत में CDM मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आंदोलन में गांधी जी ने कुछ निर्देश दिए, जैसे वकील अपनी वकालत छोड़ दें, जनता न्यायालय का बहिष्कार करें, सरकारी नौकर अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करें। ये सारे जो काम थे गांधी जी ने CDM मूवमेंट के दौरान करवाए। इसके अलावा इस आंदोलन में जो मुस्लिम भागीदारी थी वो बिल्कुल जीरो रही। जिस तरीके से आप NCM मूवमेंट में मुस्लिम भागीदारी देखते हैं उसके बराबर यहाँ बिल्कुल ही मुस्लिम भागीदारी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा आंदोलन में गांधी जी को कैद करके यरवदा जेल के अंदर रखा गया। एग्जाम में बहुत बार आता है गांधी जी को CDM मूवमेंट के दौरान कहाँ रखा गया था, तो यरवदा जेल के अंदर। इसके अलावा गांधी जी, अगर हम CDM या फिर जो हम NCM मूवमेंट है इसका अगर हम तुलना करें, आपस में कंपेयर करें, तो CDM मूवमेंट और जो NCM मूवमेंट के अंदर जो राजनीतिक बंदी थे उसकी संख्या 3 गुना थी, ठीक है। तो NCM से 3 गुना ज़्यादा राजनीतिक बंदियों ने या जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी क्या दी थी, गिरफ्तारियाँ दी थी। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट भी होता है आपका 1930 के अंदर ही। 1930 में जब
आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो आंदोलन को बंद करवाने के लिए 15 जनवरी 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय के वायसराय हुआ करते थे, उनके बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। और इस समझौते में गांधी जी जो होते हैं अपनी कुछ मांगे रखते हैं लॉर्ड जो इरविन होते हैं उनके सामने, और इन्हीं मांगों में कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो मान ली जाती है, कुछ मांगे नहीं मानी जाती हैं। तो कौन कौन सी मांगे थी कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। दूसरा था सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों को पुनः नौकरी पर रखा जाए। तीसरा था समुद्र तट की जो निश्चित सीमा के भीतर नमक रेडी किया जाता है उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। इसके अलावा सभी आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाए और भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। तो गांधी जी की जो गांधी इरविन पैक्ट में जो मांगी थी उसमें जो भगत सिंह थे उनकी सजा को माफ करने के लिए भी बोला गया था। इसके अलावा अगर सीडीएम और एनसीएम का हम तुलना करें तो सीडीएम का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, वहीं एनसीएम का लक्ष्य क्या था, स्वराज। तो एग्जाम में बहुत बार आता है एनसीएम का मोटो क्या था या सीडीएम का मोटो क्या था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मुसलमान की सहभागिता जो थी, जो मुस्लिम थे उनकी सहभागिता जो असहयोग आंदोलन का हुआ था, एनसीएम मूवमेंट जो हुआ था उसके बिल्कुल अपोजिट थी सीडीएम में। इसके अलावा आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह नहीं हुआ, जिस तरीके से एनसीएम मूवमेंट के अंदर आपका यूपी में एका, मोपला और सिख विद्रोह जो हुआ था, इसके अगेंस्ट इसके अपोजिट अगर हम सीडीएम में देखें तो कोई भी ऐसा ट्राइबल रिवोल्ट या फिर ऐसा कोई सिविल रिवोल्ट हम देखने को नहीं मिलता है हमें। इसके अलावा सीडीएम मूवमेंट जो था उसमें राजनीतिक बंदियां एनसीएम से 3 गुना हुआ करती थी, ठीक है। तो आपके 1920 के अंदर जो एका मूवमेंट हुआ आपका, ठीक है, एका मूवमेंट हुआ आपका। इसके अलावा जो मोपला हुआ, ये बिल्कुल एनसीएम के साथ एक स्थानीय विद्रोह हुए थे जो आपको याद रखने। इसके अलावा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बने, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बने, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो मैं आपको बता दूं गोलमेज सम्मेलन जो हुए वो 3 ही हुए थे और गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसका हिस्सा बने थे। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें कांग्रेस की ओर से जो गांधी जी होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। और गांधी जी जब हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड जा रहे होते हैं तो जो एक राजपूताना जहाज होता है, एक शिप होता है, उसमें बैठकर जाते हैं। और गांधी जी के साथ में मदन मोहन, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा मीरा बहन, ये कुछ ऐसे लीडर हैं जो गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने इंग्लैंड जाते हैं। इसके बाद है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 17 नवंबर से 1932 से लेकर 14 दिसंबर 1932 तक चलता है। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, डॉक्टर अंबेडकर और जो हिंदू महासभा है वो हिस्सा लेती है और कांग्रेस की ओर से कोई भी हिस्सा लेने नहीं आता है। तो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या जो मुस्लिम लीग थी आपकी, ये हिस्सा लेती है। और जो कांग्रेस है या कांग्रेस की ओर से जो गांधी जी हिस्सा लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक का इतिहास कवर किया है। अगली वीडियो में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आगे का जो आपका इतिहास होगा, जो कि हमारे 1947 तक का होगा, आज़ादी तक का, उस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।